हो मेरे कदम। हेलो दोस्तों, चलो चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन करके जाना और पेपर में आपके इस लेसन के कम से कम 2 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर, 1 से 3 नंबर के इस लेसन से आने वाला है। 1 नंबर का आएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 2 नंबर का तो एक लघु लघुत्तरी आ जाएगा, या फिर एक ऑब्जेक्टिव और एक अर्ध लघुत्तरी क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा का नहीं आएगा इस नंबर से। चलो देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव हैं, आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऐसे भी कर पाएंगे इस लेसन के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव 2019 पर देखो एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिए, सबसे बेस्ट होगा या ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करिए, एनसीईआरटी की बुक आइए, एनसीईआरटी नहीं तो आपके पास जो भी बुक है वहाँ से हर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन, एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें आप बना डालिए। ठीक है बाबू, उन्हें आप बना डालिए, बस आपका काम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। डोंट वैरी, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे फिजिक्स के हों, और चाहे केमिस्ट्री के हों, और चाहे तो बायो के हों, एनसीईआरटी वाले ऑब्जेक्टिव देख डालो। 90% ऑब्जेक्टिव, 11 ऑब्जेक्टिव आने हैं आपके साइंस में। ठीक है, 11 में से मैं पक्का बोलता हूँ 7-8 तो वही एनसीईआरटी वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम पक्का क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं। 11 में से 8-9 नंबर तो फिक्स हो गए आपके, केवल एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव कर लो। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं एनसीईआरटी वाले, कुछ ही ऑब्जेक्टिव हैं। एक चैप्टर में 4-5 ऑब्जेक्टिव होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस। तो हर चैप्टर के 4-5 ऑब्जेक्टिव पढ़ डालो, और पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे होश आ जाएगा, हाँ इसमें यही ऑप्शन सही था, वहाँ पे होश आ जाता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये ऑब्जेक्टिव देख लो, ये सब जैसे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए पूछ रहा है तो एक्स वाई के मान बताओ। यहाँ पे बैलेंस करोगे तो पता चलेगा एक्स वाई के कौन से मान सही है। ठीक है, तो बैलेंस करना आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखी है बैलेंस करने की, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे प्लेलिस्ट जो पहले लेसन के वीडियो हैं उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा असत्य है इसमें, शीशा ये पीबी का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कि ये उपचयित ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी आपने। अगर सही से समझा है तो इसको आप कर पाएंगे, नहीं समझा तो फिर आप बेटा हवा खाओ। चलो ये देखो, ये एनसीईआरटी जो भी, ये हो सकता है आपकी बार ये आ जाए, ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं देखो सब एनसीईआरटी वाले आए हैं, तो ये भी एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है आपकी बार ये आ जाए, तो आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक बाबा, चलो ये देखो आया है 19 में। ठीक है, तो आप ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, और इधर तो कुछ है नहीं वैसा ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्वेश्चन बैंक, अब जो भी नहीं, यही क्वेश्चन बैंक वाले ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप ये एनसीईआरटी के ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अमोनिया मर्क्यूरस क्लोराइड और क्लोरीन की अधिकता के साथ अपक्रिया के समीकरण। अब ये क्वेश्चन जो है ये आने वाला नहीं, ये नहीं आएगा आपके पेपर में, गारंटी है, पक्का नहीं आने वाला। तो अब मैं आगे इसके बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए। वायु के साथ जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। वायु के साथ जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते के साथ क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न का कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी के आ जाते हैं। तो मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडल की ऑक्सीजन के नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तथा हाइड्रोक्साइड की परत एक अक्रिय परत बना लेती है। मतलब मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन और वायु में जो नमी होती है उसके साथ क्रिया करके ऑक्साइड के लेयर बना लेता है इस पर, और ये अक्रिय परत होती है, यानी कि मैग्नीशियम क्रियाशीलता को घटा देगा। तो मैग्नीशियम को जलाने में क्या करता है, दिक्कत करता है, इसलिए इसको रगड़ के हटा दिया जाता है, तो मैग्नीशियम आसानी से जला लिया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलो ये सब एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, या एनसीईआरटी इन सेक्ट जहाँ लिखा है सब अभ्यास प्लस है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये जरूरी नहीं आए, ये आएंगे नहीं।
ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, चांदी का बर्तन कुछ दिनों के लिए वायु में खुला छोड़ने पर, ये सब संक्षारण वगैरह के उदाहरण है। तो आप वहाँ से संक्षारण जब पढ़ेंगे तो संक्षारण के उदाहरण ये सब देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एकदम जो आने वाला है उसको बताऊंगा। ठीक है, अब ये पहचान करने के लिए हो सकता है कभी आ जाए। अब ये इसमें ये अभिक्रिया लिखी हुई, ये आ सकती है आपके पेपर में, ये आपको तैयार कर लेनी। इसमें कौन किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीजन। Cu से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। मतलब Cu क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। यानी कि H2 क्या हो रहा है, H2 उपचयित हो रहा है। बस हो गया यही, इतना ऑक्सीकरण अपचयन, यही तो पहचाना जाता है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये आप पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। चलो फिर आगे देखते हैं। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इन अपक्रियाओं को समीकरण ले। वियोजन अपक्रिया को किसके, अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के। संयोजन में क्या होता है, दो दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाते हैं, ये हो गया संयोजन अपक्रिया। वियोजन में क्या होता है, वियोजन मतलब टूटना। कोई एक पदार्थ होता है, कोई एक पदार्थ होता है, दो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में, जैसे ये एक पदार्थ है, यहाँ पे ये H2 एक पदार्थ है, ये दो पदार्थों में टूट रहा है। ये एक पदार्थ है, ये दो पदार्थों में टूट रहा है। वियोजन अपक्रिया। संयोजन में क्या होता है, ये दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। विस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया दोनों आ सकती है, दोनों में अंतर पूछ सकता है। विस्थापन अपक्रिया को उदाहरण सही समझाओ, ये पूछ सकता है। विस्थापन अपक्रिया, एक एक तत्व द्वारा दूसरे उसके लवण, किसी के लवण से वो तत्व हट जाए क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, जैसे जिंक की कापा सल्फेट से क्रिया करा दे तो सल्फेट से Cu हट गया और जिंक ने उसका स्थान ले लिया। ये क्या हो, कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन में यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे एक आयन दूसरे आयन से विस्थापित हो जाता है, तो इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये वाला भी आप पढ़ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो, आप इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि आपको ऐसे दे देगा, आपको पूछ लेगा इनका क्या लिखो, इनके संतुलित समीकरण लिखो। संतुलित समीकरण आप तब लिख पाएंगे जब मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख देंगे, हाइड्रोक्लोराइड को हाइड्रोक्लोराइड HCl लिख देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 लिख देंगे, हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे। आप ऐसे जब पहले रासायनिक समीकरण में इसे बदलेंगे, शब्द समीकरण को, ये जो दिया हुआ शब्द समीकरण है, इसे रासायनिक समीकरण में बदलने के बाद आप फिर इसको बैलेंस करेंगे, तब बैलेंस हो जाएगा। तो रस अपक्रिया को संतुलित करने के लिए ये पेपर में पूछता है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे नहीं, वैसे ये थोड़ा नहीं तो ऊपर के लेवल की चीज़ हो जाएगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या हो, दोनों दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु की संख्या क्या हो, समान होती, तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया में जितने तत्व भाग लेंगे, जितने परमाणु भाग लेंगे, वो उत्पाद में उतने होने चाहिए, उतनी ही संख्या। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है द्रव्यमान का संरक्षित रहता है। किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित होता है, अर्थात द्रव्यमान कम या ज़्यादा नहीं होता। अर्थात जितना पहले आपने पदार्थ लिया है, जितनी मात्रा, उतनी ही उत्पाद में होनी चाहिए। इसलिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है, यही कारण है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे क्या है, ये एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन है, इनको संतुलित करना है। आपने बैलेंस करना देख रखा होगा, नहीं तो देखा तो मेरी वीडियो देख लो, वहाँ से सीख जाओगे आप। ठीक है, ये शब्द समीकरण है, इन्हें पहले रासायनिक समीकरण में बनाना पड़ता है, फिर इनके बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आप ये देख लेना आपकी बार 2021 के लिए, मेरी आशा कि ये आना चाहिए, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा से छेपी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। शोषी मतलब शोषण करना, जिस वे अपक्रिया जिनमें के होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा छेपी जिनमें जिनके होने से ऊष्मा निकलती है, वो क्या होती है, ऊष्मा छेपी अपक्रिया। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि यही आपकी आना चाहिए। चलो देखते हैं आपकी आता कि नहीं आता। ये क्या होता है, जब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें कि सोडियम धातु पानी की अधिकता में क्रिया करती है, सोडियम धातु पानी की अधिकता में क्रिया करती है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है,
ये अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने वाले ही इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं 1-2 नंबर में। रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा संतुलित कर बताओ हमको। ठीक, तो संतुलित करना आपको आना चाहिए। ठीक है बउआ, चलो। और यहाँ पे बस इतना ही, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। विस्थापन अपक्रिया देखो पूछा है। अब देखो मेरी बात, एक हेडिंग और कर लेना बस। संक्षारण और विकृत गंधिका, कुछ नहीं। संक्षारण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, कोई धातु धीरे धीरे नमी या नमवायु की उपस्थिति में धीरे धीरे का नष्ट होने लगती है, यह संक्षारण कहलाती है। इसके उदाहरण जैसे लोहे पे जंग का लगना, ये सब। ठीक है, तो विकृत गंधिका भी पढ़ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि विकृत गंधिका, ये भी आप जैसे खाद्य पदार्थों को उपस्थित तेल या वसा के उपचयन के कारण खाद्य पदार्थ का स्वाद या गंध क्या होती है, बदल लेने, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिका। जैसे अचार वगैरह आप रखते हैं ना, बुरी वगैरह लग जाती है, इसका स्वाद बदल जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब विकृत गंधिका के उदाहरण है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बस इतना कर लो बेटा, तो आपके 2 नंबर, 2 से 3 नंबर पक्के इस लेसन से, ये पक्का। इतना ही पढ़ना, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑक्सीकरण उपचयन हो गया, रेडाक्स अपक्रिया हो गई, और कौन सी अपक्रिया मैंने बताई, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, और कौन सी अपक्रिया, हाँ संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, वियोजन अपक्रिया को अपघटन भी कहते हैं, अपघटन अपक्रिया। ठीक है, और संकलन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया भी कह देते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण उपचयन हो गया, रिडॉक्स हो गया, इतनी सारी अपक्रिया कर लेनी है आपको बस, और कुछ नहीं। चलो फिर दूसरे चैप्टर का वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊँ, वैसे वैसे आपको मिलती रहे। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक्स अ लॉट।